हेलो 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 एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों का? आई होप सब सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जो, एकदम मजे में होंगे। और आज हम लोग हमारा सोशल फार्मेसी जो हमारा सब्जेक्ट है ना जी, उसमें चैप्टर नंबर 6 है ना, हमारा फार्माको इकोनॉमिक्स को हम लोग लेकर के आ गए हैं, है ना। हमारा कोशिश यही रहेगी कि हम इस चैप्टर को वन शॉट में खत्म करें। अदरवाइज अगर जो इस लेक्चर में ये चैप्टर खत्म नहीं होता तो कोई भी दिक्कत या हमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर में तो 101% खत्म हो ही जाएगा। तो अगर जो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे। फटाक से जी चैट सेशन में बेटा सब हो जाएगा। मैं इनको क्या है पीछे से सही से लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि कि क्या है कि आप लोगों का अभी फाइनल सेशन लोगों तो उनमें लास्ट वाले चैप्टर्स आते हैं, समझ रहे हो आप? तो इस वजह से आप परेशान मत हो, सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत मत लेना। ठीक है जी, चलेगा। तो अब हम लोग बात करेंगे बेटा जी हमारे फार्माको इकोनॉमिक्स के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 6 है, सोशल एंड प्रिवेंटिंग फार्मेसी का। ठीक है। अब हमारा अगर जो हम लोग बात करें, ठीक है जी, तो यहां पर हम लोग बात करते बेटा जी हमारा फार्माको इकोनॉमिक्स के बारे में, कि फार्माको इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट इज फार्माको इकोनॉमिक्स, यानी कि फार्माको इकोनॉमिक्स क्या होता है। बेटा देखिए, अगर जो मैं आपको सत्यम कुमार जी, अगर जो मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूंगा, और हर लेक्चर में एक बात बार बार बोलना अच्छा भी नहीं लगता है, ठीक है, इतने में तो शायद किसी जानवर को भी शर्म आ जाए जितना आप बार बार चीजों को बोलते हैं। मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा कि अगर जो ज्यादा जल्दी है सिलेबस को पूरा कराने की, तो बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर में पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ जाकर के वहां से पढ़ लो, ठीक है। और अभी अगर जो है ना सत्यम कुमार जी, अगर जो बेटा जी जितना चैप्टर केमिस्ट्री के हुए हैं उनमें से 2 क्वेश्चन पूछ लूंगा, 2 में से एक का भी आंसर नहीं बताया जाएगा, ये भी गारंटी से बोल रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा बोलने से पहले पहले सोचा करो कि क्या बोल रहे हो। दूसरी बात यह कि ज्यादा ही जल्दी है, टाइम टेबल आ गया क्या? नहीं आया ना? कुछ हुआ एग्जाम को, कोई अपडेट आया है? नहीं आया ना? तो प्लीज सब्र रखिए, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में? तो सब्र रखिए। बाकी अगर जो ज्यादा ही जल्दी बेटा जी, तो रिकॉर्डेड लेक्चर में कंप्लीटली सिलेबस अपलोडेड है, वहां से जाकर के पढ़ लो। रिकॉर्डेड लेक्चर में कंप्लीट सिलेबस अपलोडेड है, वहां से जाकर के पढ़ लो, ठीक है जी। अब देखो फार्माको इकोनॉमिक्स, यानी कि बेटा जी यहां पर इकोनॉमिक्स की बात हुई है। इकोनॉमिक्स यानी कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, जब आप 10वीं क्लास में, 9वीं क्लास में एसएसटी, है ना, सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ के आए होंगे, तो वहां पर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे, है ना। तो अब हम लोग क्या है कि इकोनॉमिक्स यानी कि हमारा पैसों से रिलेटेड बात होगी। मेरी स्क्रीन या मेरी पैनल की स्क्रीन में या मेरे फेस में कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोगों को आज? क्योंकि थोड़ा सा बेटा जी बारिश बहुत ज्यादा हुई है, आंधी तूफान की वजह से लाइट का थोड़ा सा इश्यू हो गया है आज, थोड़ा सा लाइट का इश्यू हो गया, पर लेकिन मैं थोड़ा बहुत जुगाड़बाजी कर करके मैं क्लास ले रहा हूं। तो आप लोग मुझे प्लीज बताइएगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कि मेरा पैनल की स्क्रीन को दिखने में या वर्ड्स जो लिखे हुए हैं उसको दिखने में या मुझे देखने में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? प्लीज चैट सेशन में कन्फर्म कीजिएगा। तो देखिए बेटा जी, फार्माको इकोनॉमिक्स हमारा क्या होता है, बात करते हैं। देखिएगा, फार्माको इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द कॉस्ट एंड आउटकम्स ऑफ ड्रग थेरेपी। अपना क्या बात बेटा जी हमारी बोली गई है कि फार्माको इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखिए फार्माको इकोनॉमिक्स हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा फार्माको इकोनॉमिक्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, क्यों स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे भाई, देखो किसी भी दवा को बनाने में, किसी भी दवा को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी है, और बनाने के बाद में उससे क्या आउटकम हमें मिला है। भाई जैसे मान लो मैंने 1 लाख रुपए किसी प्रोडक्ट में लगाए, अब प्रोडक्ट में लगा दिए मैंने 1 लाख रुपए, मेरा कॉस्ट क्या है, 1 लाख रुपए का कॉस्ट आया। अब उससे आउटकम क्या मिला मुझे, 1,10,000 मिले, 95,000 मिले, 1,15,000 मिले। तो इसी को है ना, इसी को बेसिकली हमारा जो क्या बेटा जी ड्रग ड्रग की जो हमारी थेरेपी थी, तो उसमें हमारा क्या बेटा जी, हमारा बेसिकली कितना हमारा कॉस्ट लगा,
और उससे कितना आउटकम मिला हमारी ड्रग की थेरेपी से, ये हमारा क्या होता है बेटा जी, फार्माको इकोनॉमिक्स होता है। तो फार्माको इकोनॉमिक्स क्या होता है बेटा जी, हमारी ऐसी स्टडी होती है कि जो ड्रग थेरेपी है उसको, उसके अंदर हमारा कितना कॉस्ट यानी कि कितना इन्वेस्टमेंट लगा और वहां से हमें कितना आउटकम मिला, यही हमारा फार्माको इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है जी। इट हेल्प टू कंपेयर डिफरेंट हमारा मेडिसिन एंड चूज द बेस्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द कॉस्ट एंड हमारा इफेक्टिवनेस। अब ये हमारी हेल्प कहां पर करता है जी, है ना, ये हमारी सहायता कहां पर करता है। ठीक है, हाँ, आपके यहां पर भी बारिश हो रही है, यहां पर भी बाहर बहुत तेज आंधी तूफान आया हुआ है। ठीक है जी। अब ये तो हमें पता लग गया कि भैया कोई हमारी ड्रग थेरेपी है, यानी कि जो हम दवाई अपनी किसी भी ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं उसमें हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, साथ ही साथ उससे हमें आउटकम क्या मिल रहा है, इसको स्टडी को करना फार्माको इकोनॉमिक्स होता है। अब यहां पर होता क्या है, देखो मैंने क्या बनाया बेटा जी, मेरा प्रोडक्ट ए बनाया, मैंने प्रोडक्ट ए बनाया, प्रोडक्ट बी बनाया, प्रोडक्ट सी बनाया। अब मैं ऐसा तो हूं नहीं कि भाई मैं तीनों ही प्रोडक्ट को मेरे मार्केट में उतार दूंगा, नहीं, मैं क्या करूंगा कि जो मार्केट की डिमांड होगी, जो मार्केट की नीड होगी, उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा, उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर के आऊंगा कि जो ज्यादा से ज्यादा चले, है ना। जैसे आज भी हमसे बच्चे पूछते हैं कि भैया ऑल इन वन नोट सी क्यों, ऑल इन वन नोट सी क्यों। आप 2022 का पहले का इतिहास उठा करके देखिएगा, जब तक बीएसपी फार्मेसी फील्ड में नहीं था, हर कोई बड़े बड़े जाइंट्स बैठे हुए थे, है ना, हर किसी का सम्मान है, हमने हर किसी से सीखा है, आपसे सीखा है, बड़े बड़े लोगों से सीखा है। 2022 के बाद एक प्लेटफॉर्म आया बीएसपी फार्मेसी, जो क्या लेकर के आया, ऑल इन वन नोट्स का कॉन्सेप्ट लेकर के आया। और आज हर सेगमेंट में, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे बैचलर हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर किसी की नोटबुक ऑल इन वन, है ना, कि एक ही किताब में कंप्लीट सॉल्यूशन, एक ही किताब में कंप्लीट सॉल्यूशन। इस सेगमेंट को लेकर के आने वाला कौन था, हम थे। तो फार्मा सेगमेंट में तो क्या है कि वो बोलते ना कि हम चले जाएंगे, पर लेकिन जो चीज हम इस फील्ड को दे करके गए हैं वो हमारी साल दर साल, है ना, आगे, है ना, साल दर साल चलती रहेगी, और जो कि बहुत बड़ी बात है। तो इस वजह से मैं जब इन चीजों को देखता हूं तो मैं संतुष्ट भी होता हूं कि ये चीज तो मैंने ही पहली बार इंट्रोड्यूस कराई थी फार्मा में, उसके बाद में बहुत लोगों ने फॉलो किया। ठीक है जी। तो क्या है बेटा जी, ऐसे हमारा क्या होता है कि हमारा, ऐसे नहीं कि कोई भी दवाई बनाई और वो मार्केट में आ गई, ऐसा नहीं होता है। हमारी दवा को मार्केट में लाने के लिए बहुत सारे अलग अलग फेजेस में अलग अलग टीम वर्क करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा एमआर होता है ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारा फार्मा एमबीए कोर्स होता है ना, एमबीए, फार्मा एमबीए, जहां पर हमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और ये सब कुछ हमें सिखाई जाती है ना। तो क्या होता है कि एक स्पेसिफिक कोर्स है मार्केटिंग का भी, एक स्पेसिफिक जॉब है, एक अलग पोर्शन बना है मार्केट में, समझ रहे हो, एक अलग पोर्शन भी बना है हमारे फार्मा सेगमेंट में, जिसको हम लोग एमआर की जॉब बोलते हैं। हम कभी भी एमआर की जॉब का सम्मान नहीं करते हैं, हम कभी भी एमआर की जॉब को ये नहीं बोलते कि अच्छी जॉब है ना, हम लोग नहीं बोलते। पर लेकिन अगर जो आप कभी एक एमआर से बात करेंगे तो उसको ड्रग के बारे में बहुत अत्यधिक नॉलेज होगी बेटा जी। मैं सम्मान करता हूं, मैं हर एक जॉब के सम्मान करता हूं, चाहे क्यूसी हो, चाहे क्यू हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे पैकेजिंग डिपार्टमेंट वाला भी हो, कोई, हर एक इंसान सम्मान के पात्र है, तो एमआर भी सम्मान के पात्र है। ऐसा नहीं है कि दवाई तो दुकान, हर दुकान पर जाकर के तो दवाई तो बेचता है, एमआर की वजह से ही कंपनियां चल रही है, इस बात को याद रखना। अगर जो एमआर ना हो तो कंपनियों में ताले लग जाएंगे। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, चलेगा। तो वही चीज यहां पर बोली गई है कि हमारा क्या करता है, जो हमारा फार्माको इकोनॉमिक्स है वो हमें क्या करता है, किस चीज में हेल्प करता है, हमारी जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन हैं उनको कंपेयर करने में, कि कौन सी ड्रग से हमें बेस्ट आउटकम देखने को मिलेगा, कि ताकि हम लोग बेस्ट ऑप्शन को चूज कर सके, कि एक तो जो कॉस्ट में भी बढ़िया हो, यानी कि एक तो लो कॉस्ट पर बन जा रही हो, साथ ही साथ अच्छा इफेक्ट भी दे रही हो। तो क्या हम ऐसे प्रोडक्ट को चूज करेंगे, तो ये हमारा क्या होता है बेटा जी, फार्माको इकोनॉमिक्स हमारा होता है। अगर जो फार्माको इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, अगर जो समझ में आया हो मेरे प्यारे गुड्डू गुड़ियाओं को, तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज देना कि फार्माको इकोनॉमिक्स में हम लोगों को पढ़ना क्या है। ठीक है जी, कि फार्माको इकोनॉमिक्स क्या है ये आप लोगों को पता लग गया होगा। अब हम लोग फार्माको इकोनॉमिक्स की
डेफिनेशन देखेंगे भाई। तो देखिएगा फार्माको इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन की बात करता हूं मैं। तो फार्माको इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स दैट इवैल्यूएट द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्या बात बोलेंगे बेटा जी कि फार्माको इकोनॉमिक्स हमारी ऐसी ब्रांच है किसकी बेटा जी, हमारे हेल्थ इकोनॉमिक्स की। हेल्थ इकोनॉमिक्स यानी कि जो हमारा हेल्थ सेक्टर, जो कि हमारा कितना फाइनेंशियली क्या ग्रोथ हो रही है, सारी चीजें कि साल दर साल आप देखना ग्राफ कभी गूगल करके देखना कि फार्मा सेगमेंट में 2019 से 2025 तक का डाटा उठाकर देखना, आफ्टर कोविड आपको ग्राफ ऐसे दिखाई देगा। हम बोलते ना कि फार्मेसी में स्कोप नहीं है, नहीं, अरे भाई वर्ल्ड वाइड हम लोग सबसे बड़े जेनरिक मेडिसिन सप्लायर हैं। तो कौन सी दुनिया में आपके फार्मा में स्कोप नहीं है? स्कोप है पर हम उस लायक नहीं है, ये बात हकीकत है। ठीक है जी, और हम उस कभी फार्मा का बच्चा उस चीज को बोलता नहीं है, ये भी बात हकीकत की है। तो देखिए फार्मा इकोनॉमिक्स बेटा जी ऐसी ब्रांच होती है किसकी, हेल्थ इकोनॉमिक्स की, जो क्या करते हैं बेटा जी, इवैल्यूएट करती है किसको बेटा जी, कॉस्ट, है ना, जो हमारी जो मेडिकेशन है उनकी कॉस्ट क्या रहेगी, साथ ही साथ उनके बेनिफिट्स क्या रहेंगे, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और जो सर्विसेज हम लोग देने वाले हैं। तो यही हमारा क्या होता है, फार्माको इकोनॉमिक्स हमारा क्या बेटा जी, हमारा स्वास्थ्य अर्थशास्त्र का हमारा बेटा जी हमारा क्या एक शाखा है जो दवाइयों और स्वास्थ्य सेवाओं की लागत और लाभ का मूल्यांकन करती है कि कितनी लागत उसमें लगने वाली है और वहां से हमें क्या बेनिफिट, क्या लाभ होने वाले हैं। तो ये हमारी क्या होती है बेटा जी, फार्माको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन होती है। चलेगा, अब फार्माको इकोनॉमिक्स के नीड क्यों पड़ी भाई? अब भैया ये तो समझ में आ गया कि फार्माको इकोनॉमिक्स होता क्या है, पर इसकी जरूरत कहां पड़ती है वो भी तो समझाओ। मोटा मोटा सा तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम लोग समझ भी लेते हैं। देखिएगा, हेल्थ केयर कॉस्ट आर इंक्रीजिंग, कि देखो अगर जो देखा जाए तो हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है वो हर प्रोडक्ट की दिन प्रतिदिन, है ना, या फिर हर 2-3 महीने बाद क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। लिमिटेड रिसोर्सेज है, कि जो रिसोर्सेज होते हैं बेटा जी, है ना, जो हमारी मेडिकेशन बन रही है लिमिटेड उतने ही रिसोर्सेज हैं, कि वही 4 जगह से मेडिसिन आ रही है मान लीजिए, है ना, पर लेकिन सप्लाई हमें बढ़ानी पड़ रही है। सप्लाई हमें क्या है बेटा जी, हर 10 दिन, हर 1 महीने, हर 2 महीने बाद बढ़ानी पड़ रही है। नीड द बेस्ट ट्रीटमेंट एट लो कॉस्ट, कि हमारा क्या बेटा जी, कि हमारा क्या हेल्थ केयर कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो रही है ना, कि जो हमारी स्वास्थ्य सेवा में जो लागत है, क्योंकि जो मशीनरीज है, प्रोडक्ट कोर्स, जो रॉ मटेरियल है वो महंगा मिल रहा है, मशीनरी महंगी महंगी आ रही है, लोगों को सैलरी भी अच्छी चाहिए, तो हर चीज भाई हो रही है, यानी कि वहां पर हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। साथ ही साथ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कि दवाइयां हम लिमिटेड ही बना पा रहे हैं, और क्या है कि जो दवाई होनी चाहिए वो लो कॉस्ट पर भी होनी चाहिए। हाई कॉस्ट रखेंगे तो लोग बाग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेगा कौन भाई फिर। तो हमारा क्या है कि जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो लो कॉस्ट पर मिले। इसी वजह से क्या आपने देखा होगा, जेनरिक मेडिसिन का कॉन्सेप्ट आया था, है ना। जेनरिक मेडिसिन अभी भी चल रही है, ऐसा नहीं था, मतलब कि कॉन्सेप्ट तो पहले आ चुका है ना। तो जेनरिक मेडिसिन क्या है कि अच्छी ड्रग सस्ते दाम पर मिलना, है ना जी। तो कभी मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूं कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन, है ना, मैं बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हूं कि इनका मैं एग्जैक्टली दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दोनों सेम है, बट ऐसा तो नहीं है, कि जेनरिक मेडिसिन ऑब्वियसली वहां पर हमारा मतलब कि क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स है वो थोड़े कम रहते हैं, अगर जो शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए। बट एक आम आदमी के लिए जो महंगी मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए जेनरिक मेडिसिन एक वरदान है, क्योंकि कि लो कॉस्ट पर उसको पहले ट्रीटमेंट मिल ही नहीं रहा था। अब अगर जो मैं बोलता हूं कि ब्रांडेड मेडिसिन 100% वर्क करती है, और अगर जो जेनरिक मेडिसिन 70% भी वर्क कर रही है, तो पहले तो जेनरिक मेडिसिन थी ही नहीं, तो जो मिडिल क्लास पर्सन था वो 100% वाली इस ब्रांडेड मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर पाता था, तो वो 70% के ट्रीटमेंट के साथ भी नहीं जा पाता था, उसके पास एक ही ऑप्शन था। पर आज उसके पास में जेनरिक मेडिसिन वाला भी ऑप्शन है, जो कि खुद में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, हमारा हेल्प इन प्रॉपर, हमारा बेटा जी हमारा डिसीजन मेकिंग, हमारा कि जो फार्माको इकोनॉमिक्स है कि हमारे किस ड्रग के लिए, फिर किस हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए हमें प्रॉपर डिसीजन लेने में, है ना, प्रॉपर डिसीजन लेने में हमारा क्या बेटा जी हमारा सहायता करता है, यानी कि सही निर्णय लेने में भी मदद करता है कौन बेटा जी, हमारा फार्माको इकोनॉमिक्स। तो इन हर जगह पर हमारा, इस वजह से फार्माको इकोनॉमिक्स हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा इंपोर्टेंट होता है। फार्माको इकोनॉमिक्स की इस वजह से हमें जरूरत पड़ती है। तो यही बात है कि फार्माको इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, उसका आंसर आपको मिल गया होगा। अब देखिएगा, फार्माको इकोनॉमिक्स के बारे में बात की जाए तो हमारा देखिएगा, हमारा क्या बेटा जी हमारा कॉम्पिटेटिव ड्रग, हमारे बेटा जी हमारा क्या है, लंचेस हमें देखने को मिलेंगे,
लाइफ सेवियर जो मेडिसिन होती है वो लो प्राइस पर पब्लिक हेल्थ सेक्टर में हमारी आ सके, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ड्रग सिलेक्शन इन द फार्मेसी, कि हमारी प्रॉपर ड्रग का सिलेक्शन हो सके हमारी फार्मेसी के लिए, उसके लिए हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन ऑफ ड्रग हमारा वो भी यहां से हमें देखने को मिलती है। तो इस वजह से हमारा क्या बेटा जी, फार्माको इकोनॉमिक्स हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, फटाक से मेरे गुड्डू गुड़ियाओ चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। अब उद्देश्य क्या है फार्माको इकोनॉमिक्स का, तो टू कंपेयर कॉस्ट ऑफ डिफरेंट ड्रग, की जो अलग अलग मेडिसिन हैं उनकी कॉस्ट को कंपेयर करना, साथ ही साथ बेटा जी मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट को बेटा जी हमारा क्या सिलेक्ट करना, कि हमारा जो क्या है कि ज्यादा इफेक्टिव हमारा ट्रीटमेंट जो मेडिकेशन दे रही हो उन्हीं मेडिकेशन को हमारा सिलेक्ट करना। हमारा क्या बेटा जी हेल्थ केयर जो एक्सपेंसेस हैं उनको रिड्यूस करना, कि लोगों के लाखों रुपए लग जा रहे हैं दवाइयों में, उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करके 10-20 हजार तक लेकर के आ जाना। जिनके 10,000 लग जा रहे हैं दवाइयों में उसको रिड्यूस करके 2-3 हजार तक लेकर के आ जाना। जिनके 2-3 हजार लग जा रहे हैं उनको रिड्यूस कर करके 700-800 रुपए तक लेकर के आ जाना, ताकि कि क्या है जो आम आदमी है जो उसका क्या बेटा ये हेल्थ केयर है वहां पर जो उसका पैसा ज्यादा लग रहा है वो रिड्यूस हो सके। और साथ ही साथ बेटा जी पेशेंट केयर भी इंप्रूव हो सके, कि जो हमारा जो मरीज है ना, उसकी जो केयर है यानी कि लो कॉस्ट पर अच्छे इफेक्ट वाली मेडिसिन है ना हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में आ सके। इसलिए हमारा क्या बेटा जी ये मेन उद्देश्य होता है हमारे किसके बेटा जी, फार्माको इकोनॉमिक्स का। अगर जो बात क्लियर हो ऑब्जेक्टिव्स भी, तो चैट सेशन में फिर से हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे देंगे भाई, चलेगा। अब बात करते हैं बेटा जी हमारे स्कोप के बारे में, कि हमारे फार्माको इकोनॉमिक्स के स्कोप क्या होते हैं। तो देखिएगा हमारा हॉस्पिटलाइज हमारा बेटा जी है ना, हॉस्पिटल्स जो हमारे रहते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज हमारी होती है, हेल्थ इंश्योरेंस में हमारी हेल्प करता है। देखो मैंने सुबह भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताया था, ठीक है जी। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में हमारा बेटा जी ये हर जगह हमारा फार्माको इकोनॉमिक्स का स्कोप होता है, चाहे आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर ले, चाहे आप हॉस्पिटल्स की बात कर ले, चाहे आप गवर्नमेंट हमारे हमारे पॉलिसीज की बात कर ले, या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात कर ले, हर जगह हमारा फार्माको इकोनॉमिक्स का स्कोप होता है जी। अब बात करते हैं बेटा जी हमारे फार्माको इकोनॉमिक्स के इंपोर्टेंस क्या क्या होते हैं। तो हेल्प डॉक्टर चूज कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी, कि हमारा क्या है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपी हमारे पेशेंट को दे सके, डॉक्टर्स की हेल्प करता है कौन बेटा जी, हमारा फार्माको इकोनॉमिक्स। साथ ही साथ बेटा जी हमारा यूजफुल होता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए, और हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी ये क्या करता है बेटा जी, सपोर्ट करता है। और फार्माको इकोनॉमिक्स हमारा बेसिकली बहुत ही है ना एक ब्रॉड सेक्टर है हमारे फार्मेसी का, हमारे मेडिकल फील्ड का, हमारे हॉस्पिटल फील्ड्स का। तो ये आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि ये क्या है कि एक आम आदमी भी इस चैप्टर को समझेगा और पढ़ेगा तो उसको भी बहुत ही इजीली ये चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि वो इन चीजों से कोरिलेट कर सकता है। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, कि जो हमारा फार्माको इकोनॉमिक्स रहता है तो वहां पर कुछ हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज रहती है। जैसे कि हमारी कॉस्ट के बारे में बात होगी, कॉस्ट यानी कि मनी स्पेंड ऑन ट्रीटमेंट, कि हमारा जो ट्रीटमेंट है उस पे हमारी कितनी मनी स्पेंड हो रही है, यानी कि कितनी मनी हमारी लग रही है, कितनी लागत हमारी लग रही है ना, इलाज पर खर्च किए गया पैसा हमारा वो क्या होता है बेटा जी, कॉस्ट होता है। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम लोग पढ़ रहे हैं है ना, कि जो हमारा हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट का मतलब क्या है, कि कितनी हमारा क्या है ट्रीटमेंट के लिए कितना पैसा लग रहा है ना। कॉस्ट हमारे क्या होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, और एक होता है बेटा जी हमारा इनटेंजिबल हमारा कॉस्ट हमारा, यानी कि हमारा दवा अस्पताल खर्चा हमारा ना, काम का हमारा नुकसान हमारा बेटा जी इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारी, और दर्द और हमारा मानसिक तनाव जो हमारे रहते हैं। अब ऐसा नहीं है देखिएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट और हमारा क्या बेटा जी हमारा जो ये मानसिक दबाव या फिर दर्द जो हमारा हो रहा है ये कैसे कैसे क्या है, देखिएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अपने ऊपर ही एग्जाम्पल लेकर के चलता हूं, है ना, भगवान से प्रे कीजिएगा ऐसा ना हो, ठीक है बेटा, रह गए ना छोटी सोच। देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए आपने उस पर रिसर्च करी, यू आर एब्सोल्युटली गुड। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए एग्जैक्टली हो है क्या। हेल्थ इंश्योरेंस 2 तरीके के होते हैं, एक है गवर्नमेंट स्कीम्स और एक है प्राइवेट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम क्या है, जैसे कि अभी हमारा क्या है आयुष्मान कार्ड है,
ठीक है, जिसको हम आभा भी बोलते हैं। तो आयुष्मान कार्ड क्या है, उसमें 5 लाख का इलाज, 5 लाख तक का इलाज फ्री है। उससे ऊपर अगर जो कॉस्ट लगा तो आपको पैसा देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट स्कीम्स में बहुत अच्छा है आयुष्मान कार्ड, अगर जो आपका बना हुआ है, आपकी फैमिली का बना हुआ, डेट वाज अ मतलब ब्रिलियंट थिंग। हमारा नहीं बन पाया, है ना, क्योंकि वो रहता है ना कि एक तो जर्नल में बहुत सारी चीजें हो जाती है। बट अगर जो नहीं, देखो मैं कभी भी किसी को लेकर के हेट नहीं करता हूँ हमारा नहीं बना भाई, देखो ऐसा कुछ नहीं है। जिसका बना है भाई उसको सल्यूट है, क्योंकि कि भाई उसको नीड थी, हमें भगवान ने नहीं उस काबिल बनाया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब वो क्या है कि वो 5 लाख तक का इलाज रहता है, और आयुष्मान कार्ड से पहले हॉस्पिटल्स बहुत लिमिटेड थे। अब क्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी उसमें जोड़ दिया गया है, जो कि खुद में एक बहुत बड़ी बात है ना। तो आयुष्मान कार्ड बहुत एक अच्छा है, अगर जो आपका बना हुआ है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर जो आपकी फैमिली में सभी का बना हुआ है। एक होता है प्राइवेट स्कीम्स। प्राइवेट स्कीम में क्या होता है कि वहां पर क्या है कि हमें जो क्लेम है वो बहुत जल्दी मिलने के चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू गवर्नमेंट स्कीम्स। बट अब क्या है कि दोनों चीजें हमारी न्यूट्रल होती जा रही हैं, लेकिन दोनों चीजें समान होती जा रही है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है कि जो आयुष्मान कार्ड के थ्रू है ना, हमारे जो मतलब कि मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रहते हैं वहां पर भी आयुष्मान कार्ड के थ्रू इलाज हो रहे हैं, है ना। तो क्या है कि वो भी अगर जो आपके पास में है, अगर जो आपके पास में आयुष्मान कार्ड है तो भाई फिर तो ये समझो कि आपके पास में फिर आपको कुछ कराने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर जो नहीं है, तो अभी मैं कहीं पर न्यूज पढ़ रहा था, क्योंकि मैं न्यूज रिस्क्रॉल करता रहता हूँ फार्मा से रिलेटेड। तो आयुष्मान कार्ड भी भाई हमारे ही सेक्टर का एक पार्ट है। तो वहां पर क्या है कि आयुष्मान कार्ड अगर जो आपका नहीं बना है, तो अभी बन रहे हैं तो आप बनवा सकते हो, ठीक है जी। तो आप बिल्कुल उसको बनवाइए, और अगर जो वो आपका बन जाता है तो फिर तो वहां पर कोई पैसा भी नहीं आपको देना है, और आपका वो कार्ड का कार्ड बन जाएगा, तो फिर तो उससे अच्छी बात कुछ है भी नहीं, ठीक है ना। फिर तो क्या दिक्कत है, फिर तो फिर तो भाई, फिर तो चांदी चांदी है। फिर तुम्हें कोई नहीं करवाना बेटा, फिर तो वो बेस्ट है। अगर जो बना हुआ है तो फिर बेस्ट है बच्चा, फिर कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वहां पर आयुष्मान का गवर्नमेंट स्कीम में क्या होता है कि हमें कोई रिन्यू पैसा नहीं देना पड़ता है, ठीक है। और एग्जैक्टली अगर जो देना भी पड़ता होगा तो देखो मेरे को पता भी नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो, मेरी नॉलेज का अकॉर्डिंग तो नहीं देना पड़ता। अगर जो वो आपका बना हुआ है तो फिर तो बेटा वेल इनफ है, बहुत बढ़िया बात है, फिर तो आपको कुछ कराने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। अब हम लोग बात कर रहे थे बेटा जी हमारे कोस्ट के बारे में, है ना, कि हमारा क्या है कि 3 तरह की कोस्ट थी, डायरेक्ट थी, इनडायरेक्ट थी हमारी, है ना। हमारा इंटीग्रेबल हमारी कोस्ट थी। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोस्ट क्या है, अब जैसे मैं इसको अपने ऊपर एग्जांपल ले रहा था। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा क्या हो गया, मेरे को कोई दुर्घटना हो गई, दुर्घटना मतलब कि मैं बीमार हो गया समझिएगा। अब जैसे मैं बीमार हुआ, है ना, तो बीमार होने के बाद में क्या होगा, एक तो मेरा इलाज में पैसा जाएगा, पहला पहला क्या है, वो डायरेक्ट कॉस्ट लग रहा है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है बेटा जी, मेरा दवा में और अस्पताल का खर्चा हुआ। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या लग रही है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, तो जो मैं पैसा कमाता हूं वो भी तो खर्च हो रहा है भाई। भाई मैं मान लो दिन का 200 रुपए कमाता हूं, मैं क्या है बेटा जी, दिन का 200 रुपए कमाता हूं। अब मैं मान लीजिए 10 दिन हॉस्पिटल में रहा, अब हॉस्पिटल का तो खर्चा बराबर चल ही रहा है, ये तो हो गया डायरेक्ट कॉस्ट, जो सबको दिख रहा है कि इलाज में इतना पैसा लग गया, ये वो फलाना ढिमकाना, कि डॉक्टर के इतने पैसे हैं, हॉस्पिटल के इतने पैसे हैं, दवाइयों के इतने पैसे, सबको दिख रहा है, ये तो होगी डायरेक्ट कॉस्ट। अब जब मैं ये 10 दिन बेटा जी हॉस्पिटल में रहा हूं, तो मुझे जो 200 रुपए मैं दिन का कमा रहा था, ये भी तो नहीं कमाई हो रही है ना। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये भी तो लग रही है ना, कि मैं दो हमारा क्या बेटा जी, मैं क्या है कि 10 दिन में मेरा 2000 रुपए, मैं लो कॉस्ट पर चल रहा हूं, है ना, बिल्कुल बिल्कुल लो बजट लेकर के चल रहा हूं, है ना। तो क्या है कि मेरा क्या बेटा जी 2000 रुपए लगा 10 दिन का, ये तो डायरेक्टली मेरा हॉस्पिटल का खर्चा हो गया, जो मुझे डायरेक्ट कॉस्ट के थ्रू दिख रहा है, जो सबको दिख रहा है कि 2000 रुपए खर्च हो गए। पर 2000 रुपए में जो 10 दिन में कमाता वो भी तो है, वो भी तो गए, यानी कि ये भी इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी कि यहाँ पर क्या होगा बेटा जी 4000 रुपए हो गए। इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा बेटा जी, 4000 का नुकसान हुआ है हमें, अगर जो देखा जाए तो, है ना, देखा जाए तो हमें 4000 का नुकसान हुआ है। और अभी नुकसान खत्म नहीं हुआ, उसके बाद में जो मानसिक तनाव रहेगा कि यार ये 4000 का, तो ये 4000 कहां से लाऊंगा मैं, ये 4000 का अरेंजमेंट कहां से करूंगा, मेरे घर वालों का इतना पैसा खर्च हो गया, अब बच्चे अलग से गाली दे होंगे। अब एग्जैक्टली मेरे साथ यही हुआ था, और मेरे साथ यही हुआ था जब मेरा 2025 में, 2025 में नहीं, 2024 में
2024 में जब मेरा ये राइट शोल्डर जब मेरा क्या है गया, जब मेरा राइट शोल्डर टूटा, तो जब मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद में मेरा ऑपरेशन गलत हो गया, तो मुझे क्या है, मेरा जो राइट साइड वाली बॉडी थी इसमें कुछ मतलब एक तरीके से समझो कि पैरालाइज वाली कंडीशन हो गई थी मेरी। ये पूरी जो राइट साइड वाला एरिया है पूरा, ये यहां तक का, पेट तक का है ना, हिप तक का, ये क्या हो रहा था, पैरालाइज हो जा रहा था। कैसे? ये गर्दन जो थी मेरी, मैं इसको क्या होता था मेरे को, मैं इसको ऐसे मोड़ करके ऐसे कर लेता था, और ये हाथ देखो टूटा है शोल्डर पे से, तो ऐसे रहना चाहिए। ये हाथ मेरा उठता 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 और मेरी गर्दन ऐसे जा करके मेरा ये पोजीशन हो जाती थी, और मैं बोलता था कि मुझे अब ठीक लग रहा है। देखो ये कंडीशन हो जाती थी मेरी, ठीक है। तो मैं क्या रहा, 26 अगस्त को मेरे साथ में ये हुआ, 2024 में जन्माष्टमी 26 अगस्त की थी। 26 अगस्त की रात को मेरा ऑपरेशन हो गया। सुबह तक मैं होश में आया, दोपहर में मुझे डिस्चार्ज कराया गया, और शाम को मैं जब घर पर आया, तो घर पर आने के बाद में मेरे को एक कंडीशन होने लगी। तो फिर नेक्स्ट डे मुझे लेकर के भागे, 27 तारीख को तो मैं घर पर था, 28 तारीख को मुझे लेकर के भागे हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल में कुछ भी चीजें, मेरा सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, सब हो गया, कुछ नहीं आया, सब नॉर्मल। तो फिर उन्होंने क्या देखा कि यहां पर कुछ ना कुछ इश्यू है, तो उन्होंने उसको दोबारा से रीऑपरेशन किया। उसके बाद में मेरा फिर भी कंडीशन सेम, मेरे को क्या है कि मैं बार बार झटके से उठ जा रहा हूं, है ना, मैं बोल रहा हूं कि मुझे जाना है, ये सब चीजें हो रही है। तो फिर क्या है कि जो साइकेट्रिस्ट रहते हैं, है ना, साइकेट्रिस्ट जो रहते हैं, मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ अगर जो, तो उनको, क्योंकि देखो मैं जो मेंटल प्रेशर के बारे में बात करें, मानसिक तनाव, ये मेरे साथ हो रहा था, तो फिर उनको अपॉइंट किया गया कि भाई देखो अब तो इनकी रिपोर्ट नॉर्मल है, अब तो सारी चीजें ठीक भी हो गई है, सही से कंधा भी जुड़ गया, सब कुछ हो गया, अब क्या समस्या हो रही है। अब मैं 28 को आईसीयू में रहा, 29 को आईसीयू में रहा। अब 29 तारीख को भी जब ये कंडीशन होती रही, तो 29 तारीख की शाम को मेरे पास में 2 लोग आए मेरे से पर्सनल डिस्कशन करने के लिए। तो हम लोग एक रूम में बैठे हैं, तो मेरे से पर्सनल डिस्कशन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली देखिए आप भी फार्मर हैं, वो मेरे से बिल्कुल कोलाइटली होकर के बात कर रहा हूं, मैं उनसे बिल्कुल आराम से बात कर रहा हूं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि देखिए अब आप बिल्कुल ठीक है, आपकी रिपोर्ट सब नॉर्मल है, आपका हैंड बिल्कुल सही से हो गया, अब आपको इसको 40 दिन तक पट्टी को बांध करके रखना है, सब कुछ उन्होंने बताया। बट मैंने उनको बोला कि मेरे को घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा, और मुझे लग रहा है कि मेरे को फिर से दोबारा से वही चीजें होने लगेंगी सब कुछ। तो उन्होंने बोला कि आप पहले कूल डाउन होइए और आप ये बताइए कि आपको दिमाग में क्या टेंशन चल रही है। तो द फर्स्ट थिंग मैंने उनको बोली थी, मैंने उनको ये बोला था कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, और मैं पिछले 4-5 दिन से लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूं, और वो बच्चे प्ले स्टोर पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और मेरे व्हाट्सएप पर बच्चों ने गाली देना शुरू कर दिया हुआ, ठीक है। मैंने जब उनको ये बात बोली, तो दे फील लाइक डेट, उन्होंने बिल्कुल लिटरली, जो उनमें से एक लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने क्या बोला कि लिटरली आप इस चीज को लेकर के टेंशन ले रहे हो। मैंने बोला हाँ। सो एट दैट टाइम उन्होंने मुझे क्या दिखाया, इंस्टाग्राम मेरा खोल करके दिखाया, जहां पर साक्षी मैम, बबीता मैम, है ना, आपके प्रियांशु सर, इन सब लोगों ने मेरा जो हाथ टूटा हुआ था ना, मेरा हॉस्पिटल में बिना टी शर्ट के बैठे हुए ऐसे पट्टी में, उन्होंने मेरी पोस्ट डाली हुई थी, एंड इन्होंने लिखा था नीचे गेट वेल सून, एंड उन्होंने उसका फोटो का कमेंट मुझे खोल करके दिखाया। तो उन्होंने बोला कि सिंगल कमेंट भी आपका ऐसा नहीं है कि बच्चे बोल रहे हो कि आप पैसा लेकर के, मेरे दिमाग में था कि बच्चे बोल रहे हो कि पैसा लेकर के भाग गया, क्लास नहीं हो रही है, ये फलाना ढिमकाना। तो मैंने जब वो कमेंट देखे हर एक बच्चे का कि सर गेट वेल सून, हम आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, जबकि अलीगढ़ से बहुत सारे बच्चे, क्योंकि एक पूरे कॉलेज के बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ था, तो मोर देन 20 to 30 स्टूडेंट मेरे से पर्सनली मिलने के लिए आए। मैं नोएडा के हॉस्पिटल में था, और मैं 30 तारीख को वहां से डिस्चार्ज हुआ हूं सुबह। तो 30 तारीख को जब मैं डिस्चार्ज हुआ, तो मैं शाम हो गई मुझे घर तक आने आने में, सारा डॉक्यूमेंट फिल करने में। वो 30 तारीख को मेरे लिए 20 बच्चे होटल का रूम बुक करके खुद के खर्चे पर सारी चीजें कर रहे हैं। और उसके बाद में जब मैं शाम को आया हूं, मैं बस रोड पर उनसे मुश्किल से 5 या 6 मिनट मिल पाया हूं, क्योंकि मैं उस स्थिति में नहीं था। मैंने हाफ पैंट पहनी हुई थी,
टी शर्ट मेरा सेंडो वाला था ऐसे, क्योंकि शोल्डर पर लगी हुई थी और मेरे हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। एंड उन्होंने वो आकर के जब मेरे को उन्होंने पैर छुआ, रोड पर हम खड़े हुए हैं फ्लाईओवर के जस्ट नीचे, और कि सर गल जल्दी ठीक हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में जो मेरे मानसिक तनाव था वो कम हुआ कि बच्चे गलत नहीं बोल रहे हैं। तो मैं इसी वजह से आप लोगों को आज भी हमेशा बोलता हूं कि मैं अगर जो क्लास नहीं हो रही है ना, तो मैं उस स्थिति में हूं कि क्लास की स्थिति है ही नहीं। देखो आज भी मैं लाइट वाइट ऐसे अरेंज करके लाया हूं कि क्लास हो, वरना उम्मीद नहीं थी आज भी क्लास होगी, है ना। तो क्या है कि ये चीज होती है कि अगर जो क्लास नहीं हो रही है तो ये समझ जाना कि आज कोई ना कोई भयंकर वाला ही बिल्कुल ऐसा होगा कि अब हो ही नहीं सकते, तो उस स्थिति में क्लास होती है। तो क्या है कि ये सारी की सारी चीजें, ये डायरेक्ट कॉस्ट हर किसी को दिख जाती है जो अस्पताल में लगी है, पर लेकिन जो मेरा काम का नुकसान था वो मैं सोच रहा था, और जो मेरे ऊपर मानसिक दबाव दबाव उसके बाद में बना वो मैं सोच रहा था। क्यों? देखो अभी दिमाग ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि कि मैं 31 तारीख को 31 तारीख को रेस्ट किया हूं, 1 तारीख को मैं खड़ा हो गया हूं, 1 तारीख को मैं खड़ा हो गया हूं लाइव लेने के लिए, और मेरे से पढ़ाया नहीं जा रहा है, मैं उल्टे हाथ से लिख रहा हूं, बेटा जी ये होता है, ये देखो ये होता है, ऐसे मैं उल्टे हाथ से भाई कभी लिखा नहीं है। 2 तारीख हो गई, मेरा दिमाग खराब कि यार मैं बच्चों को लिख करके तो बता ही नहीं रहा हूं, जो फालतू की चीजें लिखता रहता हूं बोर्ड पर, और बच्चे बोले नहीं सर बढ़िया बढ़िया समझ में आ रहा है सब कुछ। मैं 3 तारीख को अपनी 2 पट्टियां बनती है यहां पर, है ना, एक यहां पर और एक ऐसे जो पेट पे से आती है ना। तो मैंने क्या किया, एक पट्टी को उतारा कि मेरा हाथ ये ऐसे थोड़ा बहुत मैं इसको ऐसे उठा करके लिख सकूं, तो मैं राइटिंग 3 तारीख को मैं ऐसे लिखने लगा। उस टाइम पर इतना नहीं अच्छे से चल रहा था, ऐसे ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा करके लिखने लगा। 5 तारीख को मैंने दोनों पट्टियां हटा दी थी, ठीक है। 5 तारीख को दोनों पट्टियां मैं हटा चुका था कि अब देखी जाएगी, कंधा जैसे भी होगा, दर्द होगा कोई बात नहीं, पर मैं पढ़ाऊंगा। तो ये चीज है। बट अब कहीं ना कहीं जाकर के थोड़ा सा मेरे को भी बुरा क्यों लगता है, क्योंकि कि एट डेट कि मैं इतना पीक लेवल पर बच्चों के बारे में सोचता हूं, बट मेरे बारे में मतलब कि वो सपोर्ट मेरे बारे में भी नहीं सोचने की बात है कभी भी, कि वो सपोर्ट जो मैं हमेशा से एक फार्मा के स्टूडेंट से एक्सेप्ट करता हूं वो नहीं हुआ। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा जो मेरा डाउनफॉल आया है, मेरे को थोड़ा सा फार्मा सेगमेंट से मैं थोड़ा सा अलग, मतलब कि थोड़ा सा स्टूडेंट से दूर कब हुआ हूं। अभी 2025 का इंसिडेंट है, मैंने एक नोटिस था, मैंने उसको लाइव आकर के बता दिया कि बेटा आपका एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है। वो टाइम टेबल क्या था, फेक नोटिस था। उसी के जस्ट आधे से 1 घंटे बाद एक नया नोटिस पब्लिक हुआ जिसमें डेट्स चेंज थी, पर लेकिन टाइमिंग वही थी, मतलब कि डेट्स चेंज हो चुकी थी, तो वो फेक नोटिस था। तो मैंने उस लाइव में खड़ा होकर बोल दिया था, बेटा अगर जो नोटिस गलत हुआ तो मैं आप लोगों से आकर के माफी मांग लूंगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता भाई, क्योंकि मेरे पास में भी न्यूज आई थी, है ना, हम भी इंटरनल सोर्सेज से काम करते हैं थोड़ा सा। तो उस दिन मेरा मन इतना टूटा, क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल से यूनिवर्सिटी के खिलाफ बोल रहा हूं, केसेस हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं हमारे ऊपर, बहुत सारी चीजें हुई हैं, कभी भी मैंने वो चीज बाहर नहीं आने दी, बहुत सारी चीजें हुई हैं, है ना। तो क्या हुआ कि बच्चों ने उस वीडियो पर, अब क्योंकि भाई टाइम टेबल का सब लोग इंतजार कर रहे थे, उस वीडियो पर, उस लाइव पर लगभग 8 या 9 हजार व्यूज चले गए विद इन 20 to 25 मिनट्स। अब आधे से 1 घंटे बाद नया टाइम टेबल आ गया। तो जो उस वीडियो पर कमेंट मैंने देखे, तो उस वीडियो पर कमेंट जो गालियों वाले जो कमेंट मैंने देखे, आप कभी भी अगर जो कभी भी आएंगे हमारे ऑफिस में, या फिर आपके कभी साक्षी मैम से या बबीता मैम से या फिर प्रियांशु सर से, या फिर कभी भी मेरे किसी भी टीम मेंबर से जो पुराने रहे हैं ये सब के सबसे, अगर जो कभी बात हो, तो एट दैट टाइम जब मैं वो कमेंट देख रहा था और हर एक सेकंड में टन 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 बज रहा था मेरा फोन, और कमेंट कि तेरी माँ की, तेरी बहन की, इतने बुरे बुरे कमेंट मैंने देखे। मैं लिटरली उस दिन पहली बार अपना किसी इंस्ट्रूमेंट को तोड़ा, मैंने अपने लैपटॉप को तोड़ा, और मैंने साक्षी मैम को सीधा कॉल किया, और मैंने उनको बोला कि मैं आज के बाद ऑनलाइन कभी भी नहीं पढ़ाऊंगा। क्योंकि वो उस दिन मेरा सबसे बड़ा हर्ट, मेरा दुखा था कि मैं पिछले 3 साल से यार एग्जैक्ट वही न्यूज दे रहा हूं जो होने वाली होती है, और मैं सुबह ही एक रील बना करके डाली थी उस दिन कि आज बेटा आपका टाइम टेबल आ जाएगा। अब वो फेक नोटिस था, मैंने 4-5 कॉलेजेस से कंफर्म भी किया, उन्होंने बोला हाँ कॉलेज के पोर्टल पर आया है सर, यही टाइम टेबल है।
सो उस दिन मेरा सबसे बड़ा, है ना, इतना तो दिल तब भी नहीं दुखा था जब वो 5 साल का रिलेशन में छोड़ करके गई थी। तो इतना दिल दुखा मेरा, मैंने अपना लैपटॉप तोड़ा, और तोड़ने के बाद में मेरे हाथ में पूरी ब्लीडिंग हो रही है ना। वो लैपटॉप जब टूटा तो उसकी स्क्रीन पर मैं मुक्के मार मार के तोड़ा है। मेरे को इतना बुरा लग रहा था मेरे को लिटरली कि यार, जिन बच्चों के लिए पिछले 3 साढ़े 3 साल से मैं एग्जैक्ट न्यूज दे रहा हूँ, और एक छोटी सी गलती, एक गलती की वजह से ऐसा, मतलब कि इतना बुरे बुरे कमेंट यार। और कमेंट मुझे बोलो ना यार, मतलब कि माँ बहन इतनी बुरी बुरी गालियां, मतलब कि बहुत बुरा लगा। उसके बाद में मैंने फिर एक साक्षी मैम ने मेरे से बोला कि नहीं ऐसा मत कर, सब कुछ बना हुआ खराब हो जाएगा, मतलब कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तूने बोला था तो सॉरी का एक रील बना करके डाल दे। मैं बिल्कुल क्योंकि मैंने बोला है तो मैं सॉरी बोलूंगा। मेरे को कभी भी तुम्हारे सामने झुकने में कोई दिक्कत नहीं, कि भाई मेरा घर तुम लोगों से चल रहा है, तुम्हारे तो मैं पैर भी पकड़ लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी गलत मत बोलो यार। तो मैंने वो वीडियो डाला कि लिटरली सॉरी चैंपियंस की, मैंने आप लोगों को तो एक गलत न्यूज प्रोवाइड करा दी। तो उस पर भी मतलब कमेंट बहुत वैसे वियर्ड वाले कमेंट थे। कुछ 50% अप्रोक्स बच्चे ऐसे थे कि सर कोई बात नहीं, हो जाता, बट उसमें 50% बच्चे भी उसमें ऐसे थे, दे लिटरली मतलब कि बुलिंग और वही गालियां देना। तो उस दिन के बाद में थोड़ा सा मेरा मन डाइवर्ट हो गया, कि ऐसा लगा कि यार नहीं यार, मतलब कि इतना सब कुछ मैं शायद किसी और के लिए कर देता, मतलब मैं बहुत बड़े बड़े ऑफर्स ठुकराए हैं, कि नहीं मैं शायद वहां पर दब जाऊंगा, कि बच्चों के लिए वैसा नहीं कर पाऊंगा जैसा कर सकता हूं, वरना आज मैं देखिए एक अलग जगह पर हो सकता था। बट मैं आज भी यही सोचता हूँ, मैं आज भी माता रानी से, है ना, बिहारी जी से, अपने अपनी राधा रानी जी से, मम्मी से, मम्मी भी बोलती है मेरे को तो आज मेरी मम्मी भी बोलने लगी है कि कुछ और कर ले, इतना अच्छा नहीं हो रहा है अगर जो, है ना। तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, आज नहीं तो कल चीजें जैसा मैं चाहता हूँ वैसी होगी, जरूर होगी। आज नहीं होगी, कल होगी, कल नहीं होगी, 2 साल बाद होगी, पर होगी जरूर। तो मैं बस यही बोल सकता हूँ, बाकी जो है वो तो आप लोग है ना। क्योंकि मैं देखो, मैं हमेशा से ही बोलता हूँ कि मैं आप लोगों से हूं, आप मुझसे नहीं हो, है ना। जैसा आप लोग बोलते हो कि सर हम तो आपके ऊपर ही निर्भर है, नहीं भाई, मैं आप लोगों के ऊपर निर्भर हूं, है ना। मैं अगर जो सिंपल सी बात, मैं आज भी यही बोलता हूं कि मैं आज अगर जो ये टी शर्ट भी पहना हूं तो वो आपकी वजह से है। मैं अगर जो आज इस पैनल के सामने खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूं वो भी आप लोगों की वजह से है। मैं आज ये माइक ले पाया हूं वो भी आप लोगों की वजह से। तो आप लोग हो तो मैं हूं। मैं आज भी यही बात बोलता हूं, और आगे आने वाले साल दर साल में यही बात बोलता रहूंगा कि आप लोग हैं, और जो स्टूडेंट पहले थे जो चले गए, तो आप लोग सब लोगों की वजह से आज हम ये बन पाए हैं। बट एक थोड़ा सा आपने कभी भी नहीं देखा होगा, देखो एक फार्मा का कोई भी किसी भी टीचर को लेकर के कि किसी के मन में ऐसी रुचि है या फिर कुछ ऐसा है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट समय लगेगा शायद, बट चीजें बदलेंगी, है ना। वही है कि अंधेरा छटेगा, है ना, सवेरा होगा, सूरज उगेगा, और फिर से एक हरियाली छाएगी, तो वो जरूर दिन आएगा, है ना, है ना जी। तो वही चीज है, तो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो ये कोस्ट वाली बात समझ में आई कि देखो 3 तरीके से कैसे, अगर जो आप कभी भी आपके घर से या फिर मतलब कि कोई भी अगर जो हॉस्पिटलाइज हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कॉस्ट लगती है, उसकी 3 तरीके से कॉस्ट का खर्चा हो रहा है। वो समझ में आई बात है नहीं है प्यारे बच्चों? अगर जो बात क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। अब टाइप ऑफ कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। तो एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जैसे कि जो हमारी मेडिसिन, हॉस्पिटल और हमारे जो चार्जेस जो हमारे लगेंगे, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो हमारे का प्रोडक्टिविटी का है ना, जो काम का नुकसान हो रहा है, ये हमारे क्या होगा बेटे, जो हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा। ठीक है जी। आउटकम यानी कि परिणाम क्या होगा बेटे जी, रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट। आउटकम किसको क्या बोलते हैं बेटे, जैसे कॉस्ट तो हो गया हमारा क्या है कि जो लागत लग रही है, आउटकम क्या मिला, यानी कि क्या जो रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट है कि जो ट्रीटमेंट अप्लाई हुआ, वो क्या है कि उसका रिजल्ट परिणाम क्या है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाता है कोई, तो बोलते हैं ना कि भाई ऑपरेशन कैसा रहा, है ना, ऑपरेशन कैसा रहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा जी। या फिर क्या बोलता है, आई एम सॉरी हम उनको नहीं बचा सके, है ना। बोलते हैं ना कि भाई आउटकम क्या रहा, है ना, कि हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका आउटकम क्या है ना।
जैसे डॉक्टर भी आता है, आप कभी अगर जो हॉस्पिटल में रहे हो तो आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं इन सब चीजों को ऑब्जर्व करता हूं, मैं वहां पर भी बैठता हूं तो सीखता हूं। जैसे जब मेरी दादी हॉस्पिटलाइज थी तो क्या है कि अब उनके सारे ऑर्गन सब कुछ, अभी वो जिंदा है ना, ऐसा नहीं मर गई, बहुत स्ट्रोंग है वो। तो क्या है कि बेसिकली जब डॉक्टर्स बात करते थे, डॉक्टर को नर्स से आकर के क्या बात कर रहे हैं, क्या चीजें बोल रहे हैं, मैं उस चीजों को एनालाइज करता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों का एग्जांपल दे पाऊंगा ना। अब जैसे कि आउटकम क्या है कि जैसे डॉक्टर आता है तो डॉक्टर तो भाई दवाई लिख के चला गया, अब नर्स सारा काम तो नर्सिंग डिपार्टमेंट को करना है ना। डॉक्टर तो देख करके चलेगा भाई इनको ये ट्रीटमेंट दे देना अगले 24 घंटे के लिए, क्योंकि वो तो अगली विजिट पर जब आएंगे 6 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, जो भी चीज है। तो फिर डॉक्टर आकर के पूछता है कि भाई क्या इंप्रूवमेंट है, पूछते नहीं पूछते हैं, है ना। डॉक्टर आकर के पूछते हैं कि क्या पेशेंट की क्या इंप्रूवमेंट है ना। कि जैसे दादी से आकर के पूछते थे, और अम्मा कैसी हो, बीड़ी बीड़ी पीने का मन कर, मेरी दादी एक दिन में एक मंडल पी जाती थी, कल्पना का एक मंडल पूरा सेट, है ना। अब तो उनकी छुड़वा दी है बिल्कुल, क्योंकि अब तो वो बिल्कुल वो चल फिर नहीं पाते और उनकी बॉडी पूरी की पूरी स्टक हो गई है, मतलब कि बैठ जाती है खुद ही, है ना, पर चल नहीं पाते, उनके पैर इतने अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो क्या है कि अगर जो आज भी उनको बोलते हैं ना बीड़ी पियोगी क्या, तो आज भी दो दो मंडल पी जाएगी एक दिन में, है ना, वो 2 मंडल पी जाएगी एक दिन में। ठीक है जी। तो आउटकम यानी कि परिणाम क्या है, जैसे कि हमारे कपड़े जी क्लिनिकल आउटकम क्या है, इकोनॉमिकल आउटकम क्या है, और हमारे कपड़े जी हमारा होमनेस्टिक आउटकम क्या है। ठीक है, जैसे क्लिनिकल आउटकम यानी कि हमारा जो स्वास्थ्य में कितना सुधार है ना। अब अगर जो हम लोग बात करें इकोनॉमिकल आउटकम क्या है, इकोनॉमिकल आउटकम मतलब क्या बेटा जी, हमारा पैसे की कितनी बचत हुई। ठीक है जी। और हमारा क्या बेटा जी, हमारा ह्यूमनिस्टिक हमारा आउटकम क्या है, यानी कि जीवन की गुणवत्ता हमारी क्या है। तो ये हमारे क्या होते हैं बेटा जी, आउटकम्स के अलग अलग हमारे क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा जी, हमारे आउटकम के अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है जी। आउटकम के टाइप हमारा क्या है, क्लिनिकल आउटकम, इकोनॉमिकल आउटकम, हमारा क्या है ह्यूमनिस्टिक आउटकम। क्लिनिकल आउटकम जहां पर हमारा हेल्थ इंप्रूवमेंट का स्टेटस हम चेक करते हैं, इकोनॉमिकल आउटकम जहां पर हम लोग कॉस्ट सेविंग की बात करते हैं, और हमारा ह्यूमनिस्टिक आउटकम यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे बोल देते हैं ना कि क्या है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब क्या है कि जैसे कोविड का आपको बेस्ट एग्जांपल देते हैं कि जैसे किसी की बचने की उम्मीद नहीं है तो बोल देते हैं भाई अपने पेशेंट को अपने घर ले जाओ, जितना सेवा हो सकती है कर लो इनकी, वरना अब इनकी उम्मीद नहीं है कुछ भी, बोल देते ना ऐसे। देखो वो देखो जो नॉर्मल बातें हैं, होता नहीं होता है ना, है ना, होता है नहीं होता है, कि बोल देते ना कि देखिए अब देखिए इनकी बचने की कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, आप यहाँ पर भी इनको रखोगे, आपका ही खर्चा होगा, अब आप इनको ले जाइए, आप उससे जितनी सेवा हो सकती है कर लीजिए, अदरवाइज और कोई उम्मीद नहीं है इनकी, यही होता है ना। तो ये सब चीजें हमारी क्या होती है बेटे, हमारी आउटकम्स के अंतर्गत आती है। ठीक है। अब हमारा QALY हमारा यानी कि क्वालिटी हमारा एडजस्टेड लाइफ ईयर, हमारा डेली हमारा DALY हमारी यानी कि हमारा डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। ये सब लोग हम लोग ये सारी चीजें हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बट आज मतलब कि आप लोगों को सोशल फार्मेसी जो मैंने आज आप लोगों को पहली बार पढ़ाई है, अगर जो आप लोगों को समझ में है आई और मजा आया हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दो। अगर जो हमने सोशल फार्मेसी, देखो फार्मास्यूटिक्स तो आपने पास कर दिया था, आज हमने आपको सोशल फार्मेसी पढ़ाई है पहली बार, अगर जो आप लोगों को समझ में आई हो और चीजें आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हुई हो, मतलब कि हम आपको उस तरीके से पढ़ा पाए हो जैसे पढ़ाते हैं। देखो हमारा लाइट का जो हमारा डमाडोल है ना, उसमें आपका एन ढक गया है, तो यहाँ पर एन लिखा है भाई। ठीक है, कभी बोलोगे सर से थैंक यू की स्पेलिंग भी नहीं आती है। ठीक है। तो अगर जो हम आप सोशल फार्मेसी पढ़ाने में पास हुए हों, ठीक है जी, तो आप लोग चैट सेशन में बता दीजिएगा। ठीक है जी। बाकी मजे लीजिए आप लोग, आप लोगों का सिलेबस खत्म कराने की गारंटी आपके भैया की है, और आपके पेपर जो बहुत सारे बच्चे कमेंट करे थे भैया पेपर कब होंगे, तो पेपर आपके मई लास्ट या जून में होंगे। ठीक है, अभी आपके पास में अप्रैल पड़ा है और मई, और आधा मार्च भी है लगभग अभी तो ये समझिए कि आपके पास में भी 2.5 महीने हैं आपके पेपर के लिए, तो 2.5 महीने में तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। कोई बात नहीं, अब तो क्लासेस का टाइमिंग तो अब यही रहेगी, अब चेंज नहीं होगी, क्लासेस की टाइमिंग तो अब यही रहेगी, अब चेंज नहीं होगी। ठीक है। चलेगा जी। ओके।
चलिए, तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।